जय हिंद दोस्तों, अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2026 के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 12 जुलाई 2026 को इसका पेपर है। मोटा मोटा हमारे पास 60 डेज बचे हुए हैं। इन 60 डेज में अपन को कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, किस तरीके से कवर करना है। तो इसमें जो पार्ट होता है उसमें 50 क्वेश्चन आने हैं और पार्ट सेकंड में 150 क्वेश्चन आने हैं। तो 50 ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए आपको 50 मार्क्स की ये तैयारी करना है। इसमें कम से कम आपको बेहतरीन 50 क्वेश्चन प्लस की तैयारी करना है और 150 में यदि आप 120 भी लाएंगे तो आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। जो इतिहास एवं इतिहास लेखन हिस्टोग्राफी है, यूनिट नंबर 1 है। तो इसमें इतिहास क्या है, इतिहास की व्युत्पत्ति, इतिहास का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या क्या हो सकती हैं और प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है। इतिहास विज्ञान है, कला है, इधर इतिहास एक दर्शन है, ये स्वरूप की बात है। विस्तार क्षेत्र इसके जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक विचारों का इतिहास, बौद्धिक इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास और विश्व इतिहास, ये टॉपिक कवर करने हैं। फिर बस इतिहास में वस्तुनिष्ठता का क्या रोल है, तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों है, समस्या क्या है और इतिहास परक वस्तुनिष्ठता क्या होती है। इतिहास में पूर्वाग्रह देखेंगे, पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है, इतिहास में पूर्वाग्रह के प्रमुख कारण क्या हैं, सामाजिक परिवेश, धर्मगत प्रभाव कैसे हो पड़ता है, राजनीतिक निष्ठा, संरक्षक शासक के प्रति कृतज्ञता आदि इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इतिहास का अन्य विषयों से संबंध किस तरीके से है, इतिहास और भूगोल का क्या संबंध है, इतिहास और पुरातत्व का क्या संबंध है, इतिहास और राजनीति का क्या संबंध है, इतिहास और समाजशास्त्र का, इतिहास और अर्थशास्त्र का, इतिहास व साहित्य का। फिर इतिहास में अनुसंधान किस तरीके से होते हैं, अनुसंधान की विधियाँ क्या है, अनुसंधान का अर्थ क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक अनुसंधान, गौण स्रोत क्या होते हैं, तथ्यों का संकलन किस तरीके से किया जाता है, चयन क्या है, साक्ष्य और उसका अनुप्रयोग किस तरीके से करते हैं, इतिहास के उपागम, धर्म संबंधी उपागम, प्राच्यवादी उपागम, साम्राज्यवादी उपागम, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, उपाश्रय उपागम और आधुनिकतावादी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है कि उपागम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। इनको आपको उपागम को तो अच्छे से 5 स्टार मार्क कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इतिहास के बृहत सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, युग चक्रवादी सिद्धांत और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों को भी पढ़ लेना है। फिर इतिहास लेखन की परंपराएं, यहाँ से बुक जो है इतिहास लेखन की जो परंपराएं हैं, यहाँ से विभिन्न जो बुक्स हैं, बुक्स के लेखक, राइटर को पूछा जाता है। तो प्राचीन भारत में जो इतिहासकार रहे हैं, चाहे वो शुद्ध परंपरा के हों, चरित परंपरा के हों, बौद्ध जैन परंपरा, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखक में शुक्र हैं, बाणभट्ट हैं, कल्हण हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखक मिनाजुस सिराज हैं, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल हैं, भारत के आधुनिक इतिहास लेखक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, यदुनाथ सरकार, आनंद के स्वामी, काशी प्रसाद जायसवाल, रमेश चंद्र मजूमदार, धर्मानंद कौशाम्बी और प्रोफेसर सतीश चंद्र। इन सब की बुक्स की लिस्ट बना लेना है, सभी की बुक की लिस्ट और इनके जो विशेष योगदान रहे हैं, इन सबको बना करके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये लगभग 10 यूनिट है, तो आप समझ लीजिए कि 15 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं, 7 क्वेश्चन तक तो बुक्स ही रहेंगी, 7-8 क्वेश्चन बुक्स ही रहेंगी, केवल 7 क्वेश्चन ही बचेंगे। तो 7 क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा और कुछ स्टेटमेंट से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे स्टेटमेंट से, तो देख लेंगे इसको। फिर इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में आ जाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से 3 यूनिट रहेंगी। 3 यूनिट मतलब आप समझ सकते हैं कि 45 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। संकल्पना एवं विचार, जिसमें पढ़ना है, जो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में ये न्यू सिलेबस जुड़ा है, यही सेम था, वहाँ आप पढ़े होंगे यदि
पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो। भारतवर्ष वेद रीत सभा समिति वर्णाश्रम पुरुषार्थ ऋण संस्कार यज्ञ पंचमहायज्ञ कर्म का सिद्धांत बोधिसत्व और तीर्थंकर। फिर स्त्रोत क्या हैं? धार्मिक स्त्रोत, लौकिक स्त्रोत, फिर पुरातात्विक स्त्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, विदेशी यात्रियों के विवरण भी देखने को मिलेंगे, यूनानी, रोमन, चीनी, अरब लेखक, प्रागैतिहासिक इतिहास और आद्य ऐतिहासिक इतिहास। ये सारी चीज़ें हमने अपने अनुभूति आईसीएस यूट्यूब चैनल में कवर कराया है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें पूरा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कई बार कवर करा दिया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। लौह युग, द्वितीय शहरीकरण, ये पहली यूनिट है एंशिएंट इंडिया का। एंशिएंट इंडिया की सेकंड यूनिट वैदिक काल, उसमें देखेंगे, महाजनपद काल देखेंगे, 6ठी शताब्दी से पूर्व की धार्मिक क्रांतियाँ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म देखेंगे, और इसी में सूत्रों और महाकाव्यों का युग देखेंगे। विदेशी आक्रमणकारी, फिर हकमनी, ईरान, पारसी का आक्रमण, कुरुश और साइरस द्वितीय, दारा प्रथम, क्षारयांश, जराक्सीज, दारा तृतीय, सिकंदर, ये सभी कवर किए जाएंगे। फिर यूनिट नंबर 3 में पूछा जाएगा आपका, मतलब ये दूसरी यूनिट कहलाएगी एंशिएंट इंडिया की। संकल्पना और विचार में चंद्रगुप्त मौर्य, शासन व्यवस्था, सम्राट अशोक प्रियदर्शी, अशोक का अभिलेख, मौर्ययुगीन संस्कृति, मौर्य साम्राज्य का विघटन, टोटल मौर्य शासकों के बारे में है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। फिर विदेशी आक्रमण जो भी हुए, भारत, ग्रीक, डिमेट्रियस, यूक्रेटाइडिस, पिनांडर, शक, मथुरा के शक, महाराष्ट्र के शक, सौराष्ट्र मालवा के शक, क्षत्रप और कुषाण वंश से रिलेटेड पूछे जाएंगे। पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत में भी जो कलिंग, चेदी जैसे रहे हैं, खारवेल और चोल राज्य रहा, चेर, पांड रहे, संगम साहित्य और संगम युगीन संस्कृति, कला, सामाजिक आर्थिक दशा, धार्मिक विश्वास, बेहतर भारत भी है। फिर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ये भी मेंस में जोड़ा गया है, एमपीपीएससी के मेंस में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जोड़ा गया है, ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद इकाई 4 में आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत की संकल्पनाएं एवं विचार, इकाई 4, ये भी प्राचीन भारत का ही तीसरी यूनिट है कुल मिला के। स्त्री धन, प्रस्तर, स्मारक, अग्रहार, नागर, द्रविड़, बेसर, ये सभी संस्कृतियां देखेंगे। फिर गुप्त राजवंश देखेंगे, गुप्त युगीन संस्कृति, थानेश्वर वर्धन वंश और हर्षकालीन संस्कृति देखेंगे। फिर एंशिएंट हिस्ट्री में आगे कवर होगा उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमांत राज्य, चाहे वो कारकोट वंश हो, उत्पल वंश, लोहार वंश कश्मीर का, बंगाल का पाल वंश देखें, सेन वंश देखें, कामरूप का वर्मन वंश देखें। इतिहास एवं संस्कृति, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चालुक्य वंश देखेंगे, वातापी के हों, चाहे कल्याणी के हों, चाहे वेंगी के हों, और शासकों का जो क्रम रहता है, राष्ट्रकूट वंश देखेंगे, पल्लव राजवंश देखेंगे, चोल राजवंश और दक्षिणापथ के राजवंश, चाहे देवगिरी के यादव हों, दारसमुद्र के होशल हो, कदम राजवंश हो, गंग राजवंश, वारंगल के का। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आ जाए तो मध्यकालीन संकल्पना और विचार में चौथ, हुंडी मतलब विनिमय पत्र, पॉलीगर, जागीर, अमरम, एकता, जजिया, मनसब, देशमुख, नाडू, जौहर, शाका, सुलह, कुल। अरबों का आक्रमण होता है जिसमें उबैदुल्ला, बुदैल, मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर का बलिदान, कश्मीर के राजा ललित्यादित्य, गुर्जर, प्रतिहार, नरेश, बादामी के चालुक्य नरेश, गोलवंशी नरेश, बप्पा रावल द्वारा अरबों की पराजय। फिर तुर्कों पठानों का आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध क्या हुआ, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, 17 आक्रमण, भारतीय प्रतिरोध, राजा सुहेल देव, मोहम्मद गोरी के आक्रमण, मंगोल आक्रमण और तैमूर आक्रमण। फिर भारत के सल्तनत कालीन शासक तथा भारतीय प्रतिरोध, गुलाम वंश, खिलजी वंश, जितने भी ये सल्तनत युग के जीके टीएसएल, ये 5 वंश हुए हैं। लोधी क्षेत्रीय राजपूत शासकों का प्रतिरोध। फिर मुगलों का भारत पर आक्रमण, भारतीय प्रतिरोध किस तरीके से हुआ, बाबर, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा की युद्ध, नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ये। इसके बाद मुगल कालीन शासन और भारतीय प्रतिरोध देखेंगे, हुमायूं का, शेरशाह सूरी का, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, गोंड राजपूत, जाट, सिख शासकों का, सतनामियों का प्रतिरोध। फिर क्षेत्रीय राजवंशों राज्यों का उदय, विजयनगर हो चाहे ब्राह्मणी साम्राज्य हो, इनका विस्तार और विघटन। फिर मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष देखेंगे, शिवाजी के विजय और हिंदवी स्वराज की स्थापना, पेशवाओं के अधीन महाराष्ट्र साम्राज्य का विस्तार। मध्यकालीन शासन प्रणाली में तुर्कों की शासन व्यवस्था क्या थी, मुगलों की शासन प्रणाली क्या थी, शेरशाह सूरी की शासन प्रबंध, विजयनगर की क्या थी और शिवाजी का शासन प्रणाली क्या थी। यूनिट नंबर 6 में मध्यकालीन भारतीय सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन देखने को मिलेगा। सामाजिक जनजीवन देखेंगे, आर्थिक जनजीवन
और विजयनगर की संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति, साहित्य और कला। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी यूनिट 6 में। ये मेडिवल है। इसके बाद मॉडर्न में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 मेडिवल से रिलेटेड मतलब मॉडर्न से रिलेटेड हैं। संकल्पना और विचार में हमें देखने को मिलेगा प्राच्यवाद, उपनिवेशवाद, सहायक संधि, संप्रदायवाद, खिलाफत, राष्ट्रवाद, परमोच्च शक्ति, द्वैध शासन, अग्रवर्ती नीति, राज्य लोप नीति या हड़प नीति। फिर स्रोत में देखेंगे अभिलेखी जीवनी, संस्मरण, समाचार, मौखिक वृत्तांत, सृजनात्मक, आधुनिक इतिहास शास्त्र, अवधारणाएं, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, उपासरी और प्राच्यवादी। इसमें हमें समाचार पर ध्यान देना है। ब्रिटिश शक्ति का उदय 17वीं 18वीं शताब्दी से लेकर के जितने भी ये आई, उनका उदय किस प्रकार से हुआ और जो भी राज्य रहे उनके साथ संबंध कैसा रहा ब्रिटिश का। कंपनी के क्राउन के कुछ प्रशासन से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं 1935 तक के एक्ट, इन एक्ट को देखेंगे सभी एक्ट। आर्थिक इतिहास में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वाणिज्यिकरण हो, चाहे ऋणग्रस्तता हो, बंदोबस्त हो, और चाहे उद्योग धंधों दस्तकारी का विनाश हो, चाहे वो उद्योग फैक्ट्री कानून हो, श्रमिक मजदूर कानून हो, औद्योगिकरण, मौद्रिक नीति, दुर्भिक्ष हो और उनसे रिलेटेड धन निष्कासन का सिद्धांत हो, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त आदि के विचार। ब्रिटिश शिक्षा नीति पर देखेंगे, ब्रिटिश शिक्षा नीति, भारतीय प्रेस का विकास देखेंगे 1857 के पूर्व की स्थिति, फिर 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और विभिन्न समाचार पत्र अधिनियम और प्रमुख समाचार पत्र। यूनिट 8 में आ जाएंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय, राष्ट्रीयता, सामाजिक तथा आर्थिक आधार, 1857 की क्रांति और फिर उपनिवेशीय शासन का विरोध देखेंगे। प्रमुख जो विद्रोह हुए हैं, चाहे वो नागरिक विद्रोह, चाहे जनजाति विद्रोह हो, किसान विद्रोह हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखेंगे, उदारवाद, अतिवादी राष्ट्रवाद, लाल बाल की भूमिका, कांग्रेस का विभाजन, नरम दल, गरम दल, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, ये सभी। भारत के तथा विदेश में क्रांतिकारियों की विचारधारा, गांधी युग देखेंगे। वामपंथी राजनीति, भारत में वामपंथी विचारधारा का विकास किस तरीके से होता है, वामपंथी राजनीति क्या थी, वामपंथी संगठन कौन कौन से थे, स्वतंत्रता आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका क्या रही थी। सांप्रदायिक राजनीति, उद्भव, विकास, भारत के विभाजन में सांप्रदायिकता की भूमिका, स्वतंत्रता पश्चात भारत में 1947 से 1964 तक की क्या मतलब घटनाक्रम रहा है, भारतीय राज्यों का एकीकरण, कश्मीर समस्या, भारतीय संविधान का निर्माण, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय विदेश नीति, आरंभ से 1964 तक की विदेश नीति को देखना होगा। 9 में आ जाएंगे अपन विश्व इतिहास, विश्व इतिहास की बात करेंगे 9वें यूनिट में, जिसमें कुछ संकल्पनाएं पढ़ने को रहेंगी। विधि संहिता, लॉ कोड रहेगा, रोमन साम्राज्य, दासता, अभिजात तंत्र, जमींदारी प्रथा, ब्लैक डेथ एक प्लेग था जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, सामंतवाद, पुनर्जागरण, संसदीय लोकतंत्र, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, पूर्वी समस्या, चर्च की सर्वोच्चता, पवित्र रोमन साम्राज्य, धर्म सुधार आंदोलन भी देखे जाएंगे। फिर आधुनिक पश्चिम की क्रांतियाँ, आधुनिक पश्चिम की आर्थिक क्रांति में देखें वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद और औद्योगिक क्रांति। विश्व की 18वीं सदी की प्रमुख क्रांतियों में अमेरिका की क्रांति रही थी 1776 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। फिर 20वीं शताब्दी में आ जाते हैं तो चीन की क्रांति 1911 की और 1949 की और 1917 की रूसी क्रांति। नेपोलियन बोनापार्ट का युग, इसे देखेंगे और वियना कांग्रेस किस प्रकार से इसका उत्थान पतन होता है। पूर्वी समस्या में क्रीमिया युद्ध देखेंगे 1854 से 56, बर्लिन कांग्रेस, युवा तुर्क आंदोलन, बाल्कन युद्ध देखेंगे। जर्मनी और इटली में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण किस तरीके से होता है, प्रथम विश्व युद्ध, कारण परिणाम प्रभाव, वर्साय की संधि, तानाशाही शक्तियों का उदय फिर होता है, फसीवाद और मुसोलिनी की नीतियाँ और नाजीवाद और हिटलर की नीतियाँ। द्वितीय विश्व युद्ध में कारण परिणाम प्रभाव और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस तरीके से होता है, ये देखेंगे। यूनिट नंबर 9 हो जाएगी। यूनिट नंबर 10 में मध्य प्रदेश का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन देखते हैं। इसका प्रागैतिहासिक काल देखना पड़ेगा और फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख, इन सभी अभिलेखों को देखना है अच्छे तरीके से। रूपनाथ हो, गुर्जरा, पानगुराड़िया हो, कुषाण, नरेश, वशिष्ठ का सांची अभिलेख, बेसनगर, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का सांची पाषाण लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का बंधुवर्मा का मंदसौर अभिलेख। फिर मध्य प्रदेश के राजवंश, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में दिया हुआ है। गर्दभील, नागवंश, अभीर वंश, अवलिकर, परिव्राजक राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, फारूकी, कच्छप, गाद वंश। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें गोंडवाना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, होलकर, सिंधिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे और मध्य प्रदेश की जनजातीय नायकों का संघर्ष देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल इसमें देखने को रहेगा। इस प्रकार से ये सिलेबस आपका हिस्ट्री का है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट का है।
पार्ट 1 आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। पहले में इन मध्य प्रदेश का हिस्ट्री है, फिर मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी है, फिर मध्य प्रदेश की पॉलिटी और इकोनॉमिक है पार्ट 1 पार्ट बी, और यूनिट नंबर 4 में आपका देखने को मिलेगा पूरा जनजाति, और यूनिट नंबर 5 में आपको एमपी करंट अफेयर्स कुल मिला के इंडिया और एमपी का मिलेगा। उसी में आईसीटी भी कवर किया गया। ये 5 यूनिट हैं जो पार्ट ए में हो जाएंगी, 50 क्वेश्चन उससे आएंगे। ज़्यादातर वेटेज एमपी का ही है, और जनजाति का आईसीटी और करंट अफेयर्स भी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की ऑडियो देखिएगा, वीडियो उसमें देखिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। अच्छे तरीके से तैयारी करिए, 6 महीने समय है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस आप ख़त्म करिए, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। सरसरी निगाह से सब कुछ एक बार पढ़ लीजिए, और फिर 15 दिन पहले आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, नया कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू लगाना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। 15 दिन पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। आपके पास मतलब 45 दिन है, 45 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है ईमानदारी से। 8 से 10 मतलब जो कहते हैं कि हाँ पढ़ाई हो रही है 8 से 10 घंटे, जिसमें 1 से 2 घंटे आपको एमपी पोर्शन कवर करना है, और 6 से 7 घंटे आपको कवर करना है क्या, हिस्ट्री पोर्शन कवर करना है। इस तरीके से आप पूरा कवर कर लीजिएगा। तो पार्ट ए कितने घंटे पढ़ें, यदि आपका ये रहेगा तो आपको 8 to 10 आवर तो बेहतरीन लेवल की पढ़ाई करनी है, जिसमें पार्ट ए एमपी पोर्शन को 1 to 2 आवर देना है, और हिस्ट्री पोर्शन को आपको 6 to 7 आवर देना है। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको रिवीज़न, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके सिनॉप्सिस बनाते चलना है, पढ़ते पढ़ते बनाते चलना है। सिनॉप्सिस आप लिखते जाइए, बाद में वही सिनॉप्सिस 15 दिन में आप सिनॉप्सिस पढ़ पढ़ के टेस्ट देंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, बस आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।